जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके यूपीएसआई की क्लासेस में लेकर के आ रहा था मूल विधि की, ठीक है। और ये आज मूल विधि की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम कौन सा अधिनियम देखने वाले हैं तो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988। आपको पता है इसके पहले हमने पहली क्लास में दहेज प्रतिषेध अधिनियम देखा, दूसरे में आरटीआई देखा था, सूचना का अधिकार अधिनियम देखा था। आज हम देखने वाले भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके पहले कुछ चीजें आपको बता दें कि मेरे साथियों, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है मूल विधि के लिए। क्या? मूल विधि क्लासेस यूपीएसआई 2025 के नाम से। इसमें आपको सारी क्लासेस मूल विधि जो जो पढ़ा रहा है दोस्तों यहाँ पे लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार अवश्य जाइए दोस्तों। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए नवीनतम पैटर्न पर, ठीक है। स्टैटिक जीके 3.0 यूपी पुलिस यूपीएसआई के नाम से, तो ये आप स्टैटिक जीके यहां से कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर आपको यहां मिल जाएगा और संविधान की क्लासेस यूपीएसआई लेवल की आप यहां से कर सकते हैं। तो आपको तीनों क्लासेस जीके जीएस में दोस्तों मिलती रहेंगी लगातार, तो आप एक बार अवश्य जाइए, ठीक है। और देखिए जिन बच्चों को चाहिए पीडीएफ वगैरह हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर जाकर के ऐसा लोगो लगा वो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे साथियों इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाइएगा। देखिए ये है आपके स्टैटिक जीके की ई बुक जो कि स्पेशल टॉपिक्स की, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, एक बार आप देख लीजिए। आप इसे 99 रुपीज़ में दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से डाउनलोड करके मतलब परचेस करके दोस्तों इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे? तो आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम में, ठीक है, लॉगिन करेंगे। उसके बाद ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों आपको दिखेगा, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा यूपीएसआई 2025 मूल विधि पीडीएफ बैच। देखिए जिनको चाहिए मूल विधि की पीडीएफ, ठीक है। देखिए क्लासेस मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ, अगर उनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये बैच ले सकते हैं दोस्तों 149 रुपये में। देखिए ये ऑफर प्राइस है 199 रुपये दोस्तों, इसका प्राइस है, ऑफर प्राइस है 149 रुपये। केवल 100 बच्चों के लिए पहले ये आपको वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सारे अधिनियम लगभग 20 तरह के अधिनियम आपको मिलेंगे, जिसमें दोस्तों 10 से ज़्यादा अधिनियम इसमें डाल दिए गए हैं। धीरे धीरे दोस्तों और सारे अधिनियम भी इसमें डाल दिए जाएंगे, तो जाइए ले सकते हैं और इन्हें आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर की दोस्तों मिल जाएगी, है ना। 25 रुपये में मात्र दोस्तों पूरे 2025 का करंट अफेयर मिलेगा। जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे से डलता जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर की बुक है हिंदी की दोस्तों, ग्रामर हो गया, साहित्य होगा यूपीएसआई लेवल की, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है 50 रुपये की, और स्टैटिक जीके दोस्तों ये स्पेशल टॉपिक्स वाली 99 रुपीज़ की। सभी ई बुक्स आप लेकर के दोस्तों बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पॉलिटी की भी ई बुक मिल जाएगी यूपीएसआई लेवल की 50 रुपये मात्र, ठीक है। तो जाइए जो भी ई बुक चाहिए एक बार जरूर जाइए दोस्तों, जो भी ई बुक चाहिए एक बार आप जाइए लेके इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं पेमेंट करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों अब हम देखने वाले हैं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। क्या? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988। चलिए देखिए उसके पहले कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा देखेंगे। चलिए देखिए भ्रष्टाचार क्या होता है। तो भ्रष्टाचार शब्द लैटिन शब्द करप्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता भ्रष्ट, और कानूनी शब्दों में इसका अर्थ सत्ता की किसी शाखा, देखिए सत्ता किसी शाखा हो, जैसे कार्यकारी शाखा हो, विधायी हो या न्यायिक शाखा, है ना, न्यायिक, ठीक है, या राजनीतिक या अन्य संगठनों में से किसी विश्वसनीय पद का दुरुपयोग है, ठीक है, जिसका उद्देश्य भौतिक लाभ कमाना है, जो कानूनी रूप से स्वयं के या दूसरों के लिए उचित नहीं है, वही क्या है? भ्रष्टाचार है। समझिएगा कि भ्रष्टाचार क्या है। कोई भी शाखा, चाहे कार्यकारी हो, विधायी हो, न्यायिक हो या राजनीतिक हो या कोई अन्य संगठन हो, ठीक है, किसी विश्वसनीय पद पर जो उसका दुरुपयोग कर रहा हो, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? केवल और केवल पर्सनल के लिए लाभ कमाना है, और जो कानूनी रूप से दोस्तों सही ना हो, उचित ना हो, वही क्या है? भ्रष्टाचार है, ठीक है। समझ गए? वैसे आप सभी जानते हैं क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, अभी दोस्तों भ्रष्टाचार की ही भेंट आपका नेपाल देश चढ़ा है, ठीक है। आपको पता होगा करंट में नेपाल में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ के जेनजी ने,
ठीक है, लोगों ने क्या किया, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका है। ठीक है, तो नेपाल अभी जीता जाता दोस्तों भ्रष्टाचार का एक बहुत तगड़ा उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो देखिए भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना, भ्रष्ट प्लस आचरण। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरा या बिगड़ा हुआ। आचरण का अर्थ, आचार का अर्थ होता है दोस्तों आचरण, यानी कि अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से नैतिक या अनुचित ना हो। ठीक है, उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। चलिए देखिए, ये आपके एग्जाम में हो सकता है करंट के भी उसमें पूछ ले जाए, तो इसको याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, देखिए यहां पे याद रखेगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार क्या बताएगा, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या बताई गई। इन्होंने कहा कि सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। इनके अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा है। मैं एक चीज बताऊं कि देखिए मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ही क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये एक जर्मन संस्था है जो प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करती है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आता है जिसमें कहते हैं भारत किस नंबर पे है, पाकिस्तान किस नंबर पे है, कौन प्रथम है कौन अंतिम है, तो वो यही रिपोर्ट जारी करती है भ्रष्टाचार से संबंधित। तो याद रखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करती प्रतिवर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कौन करता है भ्रष्टाचार सूचकांक, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, आपको बता दें कि इस साल भी जारी हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई रिपोर्ट में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। देखिए 2025 तो अभी चल ही रहा है, तो 2024 वाली 2025 जारी होती है, ऐसे मतलब एक साल लेट होती है। ठीक है, शामिल किया गया, जिसकी रिपोर्ट 11 फरवरी 2025 को जारी की गई। यानी कि आपसे पूछेगा भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों कब जारी की गई थी 2025 में, 11 फरवरी 2025 में। ठीक है, किसने जारी की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन है, भारत का स्थान कौन है, अंतिम कौन है, ये बता दूं। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पे कौन, तो दोस्तों प्रथम स्थान डेनमार्क का है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है। यहाँ पे भ्रष्टाचार लगभग ना के बराबर है। ठीक है, और सबसे अंतिम रैंकिंग किसकी है, तो दक्षिणी सूडान 180 देश में से सबसे अंतिम रैंकिंग है, यानी सबसे अगर भ्रष्ट कोई देश है तो दक्षिणी सूडान है। यही अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की रैंक दोस्तों 96वां है, मतलब यहां भी भ्रष्टाचार अभी कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, और हमारे पड़ोसी देश चाइना हमसे अच्छी रैंक लेता है दोस्तों, वो 76वें स्थान पर है। पाकिस्तान हमसे भी बुरी स्थिति में है दोस्तों, 121वां स्थान, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे है। ठीक है, 149वां स्थान है। समझ गए, तो ये भ्रष्टाचार की रैंकिंग है जो 2025 में जारी की गई है। ठीक है, चलिए देखिए भ्रष्टाचार के मामले भारत में बहुत सारे आए, जिनमें से कुछ मैं लेकर के आया हूं, बाकी सब तो आपको पता भी होंगे। ठीक है, तो भारत में भ्रष्टाचार कुछ मामले, जैसे एक जीप घोटाला मामला हुआ था 1948 में, कब, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, वीके कृष्ण मेनन के लिए। ठीक है, चलिए एक बोफोर्स घोटाला 1986 में 64 करोड़ रुपए की 64 करोड़ रुपए का था दोस्तों, राजीव गांधी पे इस पर आरोप लगा था। एक होता हर्षद मेहता प्रतिभूमि घोटाला, स्टाम्प पेपर घोटाला दोस्तों, इस पे आपको होता मूवी भी बनी है ना। चलिए चौथा है स्टाम्प पेपर घोटाला, पूरा दोस्तों स्टाम्प पेपर ही घोटाले से चल गया था। ठीक है, अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा। अगला एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G जो आया था उसमें घोटाला हुआ था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुआ था, आरटीआई द्वारा इसका खुलासा किया गया था। छठा दोस्तों सत्यम कांड, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई सत्यम कंपनी द्वारा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो हमारे यहाँ दोस्तों इंडिया में हुए थे, उसमें सुरेश कलमाड़ी द्वारा दोस्तों घोटाला किया गया था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों नीरव मोदी द्वारा घोटाला करके भाग गए। ठीक है, चारा घोटाला 1996 में लालू को दोस्तों इसके तहत आपको पता है जेल भी हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अलावा एक अगस्ता वेस्टलैंड दोस्तों हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 का शामिल है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ वो सुनाए जाते हैं, तो एक केस था SA वेंकट रमन बनाम स्टेट राज्य। ठीक है, क्या है इसमें, क्या कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्ट लोक सेवकों को दंडित करना है, ना कि उन्हें क्षमा करना। दोस्तों सीधा सीधा इसमें कहा गया उनको दंडित किया जाना चाहिए, क्षमा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों
बात करते हैं कि विश्व में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यक्रम क्या था, तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कानूनी रूप से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक बहुपक्षीय संधि है दोस्तों, जिसका ड्राफ्ट तैयार कब किया गया, 31 अक्टूबर 2003 को, हस्ताक्षर 9 दिसंबर 2003 को, और प्रभाव कब से हुआ दोस्तों, प्रभावी कब से हुआ, 14 दिसंबर 2005 से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं जो अपना अधिनियम है, मेन अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो साथियों 31 धाराएं हैं। कितने दोस्तों अध्याय हैं, तो 5 अध्याय, और इसमें दोस्तों संशोधन भी 2018 में किया गया है। ठीक, जो 2018 में दोस्तों जो संशोधन किया गया है, ये दोस्तों राज्यसभा में 19 जून 2018 को राज्यसभा में पास किया गया, और 24 जून 2018 को दोस्तों लोकसभा में, और राष्ट्रपति की स्वीकृति दोस्तों 26 जुलाई 2018 को मिली। और आपको बता दें इसी दिन, जिस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी, उसी दिन से ये जो संशोधन वाला एक्ट था ये लागू भी हो गया था। ठीक है, चलिए मेरे साथियों देखते हैं आपके अध्याय 1 प्रारंभिक। अध्याय 1 क्या होता है, हमेशा दोस्तों क्या होता है, अध्याय 1 प्रारंभिक होता है। ठीक है, चलिए तो अध्याय 1 देखते हैं क्या होगा प्रारंभिक दोस्तों। इसमें धारा 1 देखते हैं। धारा 1 हमने बताया किसी भी एक्ट का धारा 1 और 2, किसी भी अधिनियम का धारा 1 और 2, उसमें उसके बारे में बताया जाएगा कि ये संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, लागू कहाँ तक है। तो मेरे दोस्तों संक्षिप्त नाम क्या है, तो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है ना, पूरा नाम हो गया। विस्तार कहाँ तक, पूरे भारत में है। अब तो दोस्तों पूरे भारत में है। ठीक है, और राष्ट्रपति से मंजूरी से 9 सितंबर 1988 को मिली थी, और लागू दोस्तों ये अधिनियम कब हुआ, भ्रष्टाचार अधिनियम, तो 12 सितंबर 1988 को। ठीक है, समझ गए। चलिए अब धारा 2 में दोस्तों परिभाषाएं होती है, बहुत सारी परिभाषाएं जिनमें हमने 2-3 ले ली है। जैसे निर्वाचन, धारा 2 की ए में निर्वाचन संबंधी परिभाषा दी गई। आपसे पूछेगा कोई भी चीज़ है, जैसे पूछ लीजिएगा इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद किस धारा में दी गई, तो आप 2 ही बता देंगे, क्योंकि परिभाषा अधिकतर 2 में होती है। ठीक है, तो निर्वाचन की परिभाषा क्या दी गई है कि कोई भी ऐसा निर्वाचन जो किसी अधिनियम के तहत संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के निर्वाचन हेतु किए जाते दोस्तों, उसे हम निर्वाचन कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि निर्वाचन का अर्थ यह है कि किसी अधिनियम के तहत, कोई भी अधिनियम हो उसके तहत, चाहे संसदों की हो, चाहे दोस्तों विधानसभा के सदस्य हों, स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम प्रधान वगैरह के, या फिर अन्य प्राधिकरण के निर्वाचन होते हैं, उसको हम निर्वाचन कैटेगरी में रखते हैं। लोक कर्तव्य क्या होते हैं, लोक कर्तव्य का परिभाषा आपके 2 के का में दी गई है। एक ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज का हित हो। लोक कर्तव्य क्या होता है, ऐसा काम दोस्तों जिससे राज्य की, अपने देश की जनता का और समाज का हित हो, वो क्या है, लोक कर्तव्य कहलाता है। लोगों के कर्तव्य होते हैं। जैसे आपने गरीबों को दोस्तों कंबल दे दिए, इससे जनता का भी हित हो रहा है, समाज का भी हित हो रहा है, तो ये क्या है, लोक कर्तव्य है। ठीक है, लोक सेवक दोस्तों क्या है, तो लोक सेवक अधिकतम दोस्तों लोग सरकारी लोगों को मानते हैं। चलिए समझिए लोक सेवक क्या है, कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है। जैसे दोस्तों आपने कोई जॉब ले ली, ठीक है, सरकारी, आपको वेतन मिल रहा है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है दोस्तों, वो लोक सेवक है। चाहे आप दोस्तों कोई संविदा पे भी हों, ठीक है, आपको सरकार की तरफ से दोस्तों पैसे मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप क्या है, लोक सेवक हैं। ठीक है, चलिए तो हमने अध्याय 1 में देखा 2 धाराएं थी। अब अध्याय 2 देखते हैं क्या है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, चलिए तो इसके अंतर्गत दोस्तों धारा 3 देखते हैं। धारा 3 में क्या बोला गया, विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति होगी। तो किसको होगी मेरे दोस्तों, तो धारा 3 में बताएगा कि आपसे पूछेगा कि विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किसमें है, तो धारा 3 में है। क्या बताएगा, तो इसमें देखिए क्या कहा गया कि विशेष न्यायाधीश केंद्र अथवा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दोस्तों नियुक्त कर सकते हैं। चाहे केंद्र, देखिए दोनों सरकारें कर सकती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई अधिसूचना जारी करके कर सकती है। आपको बता दें कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, षड्यंत्र, प्रयत्न या दुष्प्रेरण के ही मामले विचारण हेतु होंगे दोस्तों। यानी कि
इस अधिनियम के दोस्तों अधीन जो भी मतलब इस जो जो ये न्यायाधीश होंगे दोस्तों, ये किस मामले को करेंगे, इसी अधिनियम के तहत कोई दंडनीय व्यक्ति होगा जिसने अपराध किया होगा, षड्यंत्र किया होगा, प्रयत्न किया होगा, दुष्प्रेरण किया होगा, उन्हीं के विचार किए जाएंगे, अन्यथा अलग से कोई केस नहीं। ठीक है, चलिए धारा 4 क्या कहता है कि विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, यानी विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, कौन से विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले होंगे? पहला है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारण किए जा रहे हों, और दूसरी चीज मतलब जो आपके केस होंगे वो विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारण हो। ठीक है, विशेष न्यायाधीश द्वारा ही देखे गए हों, और दैनिक आधार पर विचारण 2 वर्ष के भीतर। ठीक है, मतलब दैनिक आधार पर दोस्तों इनका रेगुलर दोस्तों काम चलेगा। ठीक है, रेगुलर काम चलेगा। ठीक है, मतलब रेगुलर इन पे सुनवाई होगी, दैनिक आधार पर विचारण 2 वर्ष के भीतर इस पे हो जाना चाहिए, और कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब कोई भी केस दोस्तों दैनिक आधार पर दोस्तों विचारण करना चाहिए, और 2 साल के भीतर इसको खत्म करना चाहिए, और कुल मिलाकर 4 साल से अधिक केस ना खींचे। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधी अगर पकड़े जाते हैं तो। 5वां है दोस्तों विशेष न्यायाधीशों की शक्ति और प्रक्रियाएं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 6ठा क्या कहता है कि संक्षिप्तता विचारण करने की शक्ति, संक्षिप्तता विचारण करने की शक्ति मेरे दोस्तों आपको बता दें, इसमें कहा गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन का आरोपी भ्रष्ट अधिकारी की यथासंभव दोस्तों विचारण दंड 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, ये आपके धारा 6 में कहा गया है। यानी कि साथियों इसमें कह दिया गया कि संक्षिप्तता का विचारण करने की शक्ति आपके धारा 6 में इसमें कहा गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम दोस्तों 1955 में लाया गया था, इसके उल्लंघन का आरोपी भ्रष्ट अधिकारी अगर है तो उसकी दोस्तों यथासंभव विचारण दंड दोस्तों 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 में जुर्माना और अपराध के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आपका धारा 7 है अध्याय 3 में। पहला देखिए, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया है 2021 में। इसमें धारा 7 में क्या कहा गया है? लोक सेवक द्वारा रिश्वत यानी कि पारितोषण लिए जाने के संबंध में अपराध। अगर कोई लोक सेवक है, लोक सेवक हमने बताया कौन होते हैं। ठीक है, मान लिया दोस्तों कोई सरकारी बाबू है, ठीक है, वो दोस्तों घूस लेता है, या फिर कोई आप दरोगा बन जाएंगे तो आप घूस लेते हैं, तब क्या होगा आपके खिलाफ, उसके बारे में बताया गया है कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत लिए जाने के संबंध में अपराध। रिश्वत दोस्तों पारितोषण के रूप में इसमें लिखा जाता है। तो आपको बता दें, अगर आप रिश्वत देते हैं दोस्तों तो आपको 3 साल से 7 वर्ष तक की सजा होगी। ठीक है, वो भी जेल होगी। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास होगा, और जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि दोनों चीजें आपको दी जा सकती हैं। ये आपका 7 में कहा गया। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत के लिए संबंधित अपराध किसमें है? तो धारा 7 में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों धारा 7A लाया गया, 2018 में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना दोस्तों। ठीक है, ये आपके धारा 7A में कहा गया। भ्रष्ट या फिर अविधिपूर्ण साधनों, जैसे कि जो विधिपूर्ण साधन ना हो, ठीक है, द्वारा निजी प्रभाव का प्रयोग करके, अपने खुद के प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को दोस्तों आप प्रभावित करके, आप डरा धमका के दोस्तों या फिर प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये भी क्या है? दंड है। ठीक है, चलिए अगला है धारा 8 क्या कहता है कि किसी लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए रिश्वत पारितोषण का लेना। ठीक है, यानी कि समझिए क्या है कि किसी लोक सेवक पर, ठीक है, कोई लोक सेवक है यानी सरकारी नौकर है, भ्रष्ट अवैध साधनों द्वारा, वो क्या करता है? भ्रष्ट अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए रिश्वत लेता है। मान लिया कोई दोस्तों लोक सेवक है, वो उसको जांच मिली कि हाँ जाइए यहाँ का खरिंजा चेक करिए, तो दोस्तों वो क्या करता है? जांच करने के लिए खरिंजा के लिए कहता है नहीं पैसे दो, नहीं तो मैं इसमें गलत लिख दूंगा या फिर सही लिख दूंगा, जिससे क्या होता है ग्राम प्रधान का कहेगा भैया कुछ ले लो, तो वो वाली रिश्वत। ठीक है, तो इसके लिए दंड क्या है? किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित किए जाने के लिए इनाम देता है तो वह 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए कारावास से, देखिए उसको कितनी सजा हो सकती है? अधिकतम दोस्तों 7 साल और न्यूनतम 3 साल। ठीक है, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि मान ले दोस्तों आपको कोई जांच मिली कि जाइए इस गांव में ये चीज़ें लगी हुई हैं,
ठीक है, खरिंजा बना है या रोड सड़क बनी है, आप जांच करने गए दोस्तों, वहाँ जिस कंपनी सड़क बनाई थी उसको आपने फ़ोन किया, उसने क्या किया, सड़क तो बेकार बनाई थी क्योंकि रिश्वत, उसने आपको 50,000 रुपये रिश्वत दे दिया, आप बड़ी खुशी से आ गए, कह रहे बहुत अच्छा है, तो उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल से 7 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। यह धारा 8 में कहा गया है। 9 में क्या है कि धारा 9 में क्या है, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा, वाणिज्य एवं व्यापारिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने के संबंध में, जैसे मान लिया दोस्तों आप कोई कंपनी है, कोई दोस्तों कंपनी है, कोई संगठन है, वाणिज्यिक संगठन है, ठीक, भारत में रजिस्टर कोई भी संगठन है, कोई कंपनी है, वो दोस्तों अपने काम को कराने के लिए आपको रिश्वत देती है। आप सरकारी नौकर हैं, मान लिया डीएम है दोस्तों, डीएम को रिश्वत दे रही कि ये हमारा काम है सर, कर दीजिए, तो उसमें अगर पकड़े जाते हैं डीएम साहब तो उनको क्या दंड होगा इसमें बताया गया, ठीक है। समझिएगा कि किसी धारा 9 में क्या कहा, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, इसमें क्या, उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत में रजिस्टर्ड कोई कंपनी हो, भारत में व्यापार कर रही कोई विदेशी कंपनी हो, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म हो, ये सभी चीज़ें, तो इसके लिए दोस्तों दोषी होने पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि इसमें दोस्तों दंड नहीं होगा, केवल और केवल इस चीज़ में जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत दिया जाता है तो इसमें लोक सेवक पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा। मान लिया हमने बताया कि कोई कंपनी है दोस्तों, वो कंपनी खोल रही, वो दोस्तों डीएम साहब को कोई रिश्वत दे रही दोस्तों, तो डीएम साहब पर केवल और केवल दोस्तों जुर्माना लगाया जाएगा, उन्हें ना तो सजा होगी ना कुछ होगा, ठीक। ये आपका धारा 9 में कहा गया। चलिए 10 में क्या है कि वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का होना, क्या, वाणिज्यिक संगठन के भार साधक मतलब जो इसको चला रहा है व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। अगर मान लिया दोस्तों आप कोई कंपनी है, कोई वाणिज्यिक संगठन है दोस्तों, उसका जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर अगर कोई दोष करता है, कोई गलती करता है तो क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि वो अपराध करता है मैनेजर, तो अपराध साबित होने पर ऐसा निदेशक हो गया या प्रबंधक हो गया या उस कंपनी का सचिव या फिर अन्य अधिकारी न्यूनतम दोस्तों 3 वर्ष की कारावास और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास से ये दंडित होंगे और जुर्माना भी देना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इनकी सज़ा दोस्तों आर्टिकल 10 में बताई गई है कि कम से कम 3 साल की सज़ा होगी, इससे कम नहीं होगी, और अधिकतम 7 साल तक की दे सकते हैं और जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में क्या है, धारा 11 का कहता है कि लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्यबद्ध से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है, यानी कि आपको बता दें कि अगर आप, ठीक है, लोक सेवक, समझिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्यबद्ध से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज प्राप्त करता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, ठीक है, मान लिया आपका गोल्डन का काम है, तो आपने क्या किया कि बोला भैया देखिए आपका काम कर देंगे, मगर हमारी मैडम के लिए, हमारी या फिर गर्लफ्रेंड के लिए आप एक अंगूठी अच्छी से दे दीजिए यार, समझिए बात को, हमारी गर्लफ्रेंड क्या है हमसे गुस्सा है या फिर हमारी बीवी हमसे गुस्सा है, तो एक आप ऐसा करिए अंगूठी दे दीजिए। तो वो चीज़ आप ले रहे हैं, उससे मतलब कि कोई प्रतिफल के बिना आप मूल्यवान चीज़ अब प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको क्या सजा होगी, तब आप पकड़े जाएंगे तो 6 माह से कम 6 महीने की जेल होगी, अधिकतम दोस्तों 5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा, दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए धारा 12 का कहता है अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड, यानी कि आप दोस्तों किसी को उकसा रहे हैं कि ये करिए यार, काहे नहीं कर रहे हो, समझिए अभी बताता हूँ आपको क्या है दुष्प्रेरण, है ना। चलिए दंड क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से जो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक की, और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। समझिए इसका मतलब क्या है कि मान ले दोस्तों कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो एकदम शरीफ है, क्या है वो शरीफ है, कभी दोस्तों रिश्वत लेना नहीं चाहता है, ना लेता है। कोई व्यक्ति दोस्तों उसको, अरे यार तुम कैसे इंसान हो यार, सब तो खाते हैं तुम भी खाओ ना, क्या तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है, तुम्हारा परिवार कैसे चलता है ना, दुनिया में क्या करोगे तुम यार, ऐसे मर जाओगे ऐसे, अरे लो यार पैसे ना, तो वो चीज़ें जो भी इनको भड़का रहा है ना, तो वो उसके लिए दंड बताया गया। 12 भैया आप भी
तेल में तले जाओगे। ठीक है, तो आपको भी भड़काने के लिए कि भैया आपने उसको भड़काया है तो उसके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर वो उस काम को करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, धारा 13 क्या कहता है कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक आचरण औचार मतलब गलत आचरण। अगर लोक सेवक कोई गलत आचरण करता है तो समझिएगा, कोई लोक सेवक आपराधिक औचार यानी गलत आचरण का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि, मतलब कब कहा जाएगा कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति को अपने उपयोग के लिए या बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्नियोग करता है या उसे संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है या वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साशय संबद्ध करता है, तो दोस्तों वो क्या होगा, वो गलत आचरण का दोस्तों अपराध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या कोई दोस्तों नियंत्रित संपत्ति मान लिया आपको सौंपा गया, इस पे आप काम करिए, तो उस पर आप कोई गलत चीज़ें करवा रहे हैं या फिर चीज़ें, तो उसके लिए आप दंडित होंगे। वो आपके धारा 13 में कहा गया। इसमें क्या होगा, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, धारा 14 क्या कहती है कि अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड, यानी धारा 8, 9 और 12 के अधीन कोई दंड है, उसको अगर आप बार बार करते हैं, अभ्यासिक मतलब कि आप सुधर नहीं रहे हैं, फिर से वही दंड करते हैं, एक बार भुगत चुके फिर से करते हैं, तो आपको सज़ा क्या होगी, तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, 15 क्या कहता है, धारा 15 कहता है प्रयत्न हेतु दंड। अगर आप कोई प्रयत्न करते हैं, ठीक है, रिश्वत के लिए, ठीक है, लोक सेवक, तो क्या होगा कि दोस्तों 2 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 16 का कहता है जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। अगर आपको जुर्माना के लिए किया जाएगा तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, किस प्रकार से आपको कितना जुर्माना देना होगा, उसके बारे में धारा 16 में बताएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब अध्याय 4 देखते हैं, अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण। ठीक है, यानी जांच, अन्वेषण मतलब जांच। ठीक है, तो धारा 17 का कहता है अन्वेषण करने की प्राधिकृत व्यक्ति, मतलब कौन इसकी जांच कर सकेगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो देखिए, ए नंबर क्या है, पुलिस निरीक्षक, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना की दशा में। ठीक है, ये हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में दोस्तों, जैसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कौन होंगे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में, यहाँ पर सहायक पुलिस आयुक्त करेगा। ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है, यहाँ अधीक्षक लिख लीजिएगा, या उसके समकक्ष पद का कोई अधिकारी होगा वो जांच करेगा। ठीक है, इसकी जांच कौन करेगा, पुलिस निरीक्षक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में ये करेगा। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त करेगा और अन्य क्षेत्रों में उप पुलिस अधीक्षक या फिर उनके समकक्ष कोई अधिकारी करेगा। चलिए, 18 है बैंककारी बहियों का निरीक्षण शक्ति। मान ले दोस्तों, अब समझिएगा इसमें क्या बताया गया है, तो समझिएगा, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंककारी यानी मान लिया दोस्तों किसी व्यक्ति ने पैसे मंगवाए हैं भ्रष्टाचार के अपने खाते में या फिर अपने किसी खाते में, तो उसका भी निरीक्षण करने का अधिकार होता है। ठीक है, यानी कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, उसने दोस्तों किसी से अपने बैंक में पैसे मंगवाए हैं या अधिक आपके पैसे हैं बैंक में आय से अधिक हैं, तो उसकी भी जांच करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए, 18A में क्या कहता है, 18 अनुच्छेद 18A क्या कहता है कि दंडित विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना, यानी कि आपके घर की कुर्की भी हो सकती है, कुर्की मतलब पूरा सामान उठा ले जाते हैं उसको कुर्की कहते हैं, तो उसका भी लागू होना। ठीक है, धारा 18A में कहा गया है। चलिए, अध्याय 5 का कहता है अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबंध। ठीक है, 19 कहता है अभियोजन मतलब का दोष लगाना, कहे ना कि इससे मान लिया कि समझिए कि आपको कह देगा इन्होंने घूस लिया है, तो यानी कि आप पे दोष लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आपने घूस लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 19 में क्या कहा गया, अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। ठीक है, दोष लगाने के लिए आपसे पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप पे दोष लगाने के लिए पूर्व स्वीकृति, ये आपके यूपीएसआई 2011 में पूछा गया कि अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति किस आर्टिकल में है, किस धारा में है, तो 19 में। समझिएगा, कोई न्यायालय धारा 7 हो गया, 11 हो गया, धारा 13 हो गया, धारा 15 हो गया के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा। यानी कि इन चीज़ों के जो भी दंड हैं धारा 7, 11, 13 और 15 में, ठीक है, इनके अधीन कोई भी दंड होते हैं। ऐसे अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी जो है इनके कोई भी न्यायालय, है ना, चाहे सरकार से सलाह लेगी, ठीक है, मामले में चाहे राज्य सरकार से, चाहे कोई सक्षम अधिकारी से पूर्व सलाह लेने के बाद ही दोस्तों क्या होगा, वो यदि वह अपराध लोक सेवक द्वारा किया गया तभी उस पर दोष लगेगा। ठीक है, यानी कि अभियोजन दोष लगाने से पूर्व दोस्तों वो सलाह लेगी न्यायालय, उसके राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या सक्षम अधिकारी से चर्चा करेगी। ठीक है, चलिए धारा 20 में क्या कहा गया है, जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण स्वीकार करता है वहां उपधारणा क्या है, यानी घूस लेता है, तब उसके बारे में उपधारणा क्या है, तो वो आपका धारा 20 में बताया गया है। ठीक है, चलिए 21 में क्या है, अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। यानी कि मान लिया दोस्तों आपके ऊपर कह देगा, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया कि अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, ये किसमें है, तो आपके धारा 21 में। समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया दोस्तों आप सरकारी कर्मचारी है, आपके ऊपर कहा गया कि आपने रिश्वत ली है, तो आप क्या हो गए दोस्तों, अभियुक्त हो गए। आप खुद अपना गवाह दे सकते हैं, आप अपने आप खुद दोस्तों साबित कर सकते हैं कि मैंने नहीं लिया है, ये आपको छूट होगी। ठीक है, तो यही बताया गया है कि देखिए अभियुक्त व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा, यानी खुद वो साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा, यानी खुद वो अपने साक्ष्य दे सकता है। ठीक है, शपथ पर। ठीक है, यानी कि अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने का आरोपी व्यक्ति को अनुमति देगा। दोस्तों ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, किस आर्टिकल के तहत, 21 के तहत। ठीक है, चलिए 24 का कहता है, धारा 24 का कहता है कि रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन ना होना। दोस्तों यानी रिश्वत देने वाले का कथन ठीक है, उसके कथन का अभियोजित ना होना, ये 24 बताया गया। 25 में क्या है दोस्तों कि सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित या अन्य विधियों का प्रभावित ना होना। दोस्तों यानी कि यहाँ पे अगर कोई ये कुछ चीज़ें दी गई हैं सेना वेना में दोस्तों, अगर कोई ऐसे मामले आते हैं घूस वाले, तो वहाँ पे ये अधिनियम नहीं लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से, इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, तटरक्षक अधिनियम 1978, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 1986 के अधीन किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता को या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर वो चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी, यानी इन चीज़ों में ये अधिनियम प्रभावित नहीं होंगे। 26 का कहता है आर्टिकल कि 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन निःशुल्क विशेष न्यायाधीश का होना। दोस्तों ये धारा 26 में कहा गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए 27 देखते हैं, अपील और पुनरीक्षण, है ना, क्या है कि अपील एवं पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा, तो साथियों हमने बताया कि धारा 27 का कहता है अपील एवं पुनरीक्षण, है ना, यानी कि अपील एवं पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा जहां तक संभव हो किए जाएंगे। ठीक है, जहां तक संभव होगा वो किए जाएंगे पुनरीक्षण, तथा विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उस उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सत्र न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्या है कि धारा 28 क्या है कि निम्न अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, इसमें की गई, इसका अर्थ क्या होगा, इसमें की गई कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसी कार्यवाही से
छूट नहीं देगा, कोई भी लोक सेवक है उसको किसी ऐसी कार्रवाई से छूट नहीं देगा कि इस सेवक को किसी ऐसी कार्रवाई से छूट नहीं होगी जो इस अधिनियम के अतिरिक्त उसके विरुद्ध संस्थापित की जा सकेगी। मतलब इस अधिनियम के विरुद्ध अगर कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वैसी छूट आपको नहीं दी जाएगी। धारा 29A क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति। तो साथियों, नियम बनाने की शक्ति क्या है? केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस पर कौन नियम बनाएगी भ्रष्टाचार अधिनियम पे? तो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो साथियों ये हो गए सारे अधिनियम जो आपके इंपॉर्टेंट थे, सारी धारा थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए? भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग के किसी भी आरोपी पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत देने के लिए भारत सरकार ने किसे नामी संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? दोस्तों यूपीएससी 2017 में पूछा गया, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को। ठीक है, चलिए अगला है कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार किसके पास है? दोस्तों तो राजपत्रित अधिकारी के पास है। यूपीएससी 2011 में पूछा गया है राजपत्रित अधिकारी पे। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी, जो सरकार की विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य है? दोस्तों तो धारा 19 में, ये मैंने आपको बताया है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चौथा है क्वेश्चन कि सीआईडी की स्पेस है दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। कौन? सीआईडी कौन शाखा है? तो अपराध शाखा। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने की सजा का प्रावधान किसके तहत दोस्तों किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो किसके तहत? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। क्या अनुमति है दोस्तों? यूपीएससी 2021 में हमने बताया था कि अपने बचाव के लिए वह एक सक्षम गवाह बनने का अधिकार है उसको, वो खुद गवाही दे सकता है। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है आपका? क्या कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण है? पहला है कि चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण देना। बिल्कुल सही। अगर चुनाव के खर्चों के लिए दोस्तों आप असत्य विवरण देते हैं यानी कि आपने भ्रष्टाचार किया है, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कि निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरों की सहायता लाभ लाने का प्रयत्न करना। दोस्तों ये भी दोस्तों भ्रष्टाचार है, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों भ्रष्टाचार हैं। आई होप साथियों बहुत ही शानदार तरीके से ये एक्ट आपको लगा होगा, और ज़्यादा देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कराया है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको लेके भी नहीं चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये हमारी अन्य ई बुक्स हैं, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाए, जिससे संविधान की हो गई और स्टैटिक जीके की। ठीक है, और साथियों मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ मूल विधि क्लासेस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ जा करके आप ये मूल विधि क्लासेस ले सकते हैं, स्टैटिक जीके के ले सकते हैं, और दोस्तों आपके संविधान के ले सकते हैं। और दोस्तों जिनको चाहिए इसकी ई बुक्स वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले और चाहिए ई बुक्स वाले कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, आपको दिखिएगा, ये आपको दिखेगा यूपीएससी 2025 मूल विधि पीडीएफ बैच। दोस्तों 149 रुपये में, 199 इसका प्राइस है, 149 रुपये में अभी ऑफर प्राइस है केवल 100 बच्चों के लिए। तो जा करके ले सकते हो दोस्तों। इसमें 10 से ज़्यादा अधिनियम इसमें डाल दिए गए हैं, तो जाइए ले सकते हैं। धीरे धीरे सारे अधिनियम इसमें डाल दिए जाएंगे। और दोस्तों चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे दोस्तों आपको बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल है 50 रुपये में, इनको भी आप निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रेटेजी के है 99 में, स्पेशल टॉपिक पॉलिटी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, जियोग्राफी मिल जाएगी। एक बार जरूर जाइए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।